पूजा की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। पूजा का गौना 1 साल बाद होना था, इसलिए पूजा अभी मायके में ही थी। पूजा का ससुराल दूसरे शहर में था। पूजा अभी अपने मायके में ही 1 साल रहने वाली थी। उसके बाद उसकी विदाई होती। इसी बीच पूजा की एक सरकारी नौकरी लग गई, वह भी उसके मायके वाले शहर में ही। अब सरकारी नौकरी लगी थी तो ज्वाइन तो करना ही था, आखिर हर किसी की तो नहीं लगती। ऊपर से पूजा की ऐसी नौकरी लगी जिसमें बहुत कमाई भी थी। पूजा ने नौकरी ज्वाइन कर ली। अच्छे खासे पैसे पूजा को मिलने लगे। पूजा अक्सर अपने माँ बाप के लिए, अपनी भाभीयों के लिए, भाइयों के लिए और अपने भतीजे भतीजियों के लिए कुछ न कुछ तोहफे लाने लगी, क्योंकि अच्छी खासी कमाई हो रही थी। पूजा महंगी महंगी साड़ियाँ और कपड़े अपनी भाभीयों को और महंगे सामान अपने भतीजे भतीजों को लाकर देने लगी। क्योंकि अभी पूजा की विदाई नहीं हुई थी तो उसे अपने पति और ससुराल से कोई खास लगाव तो था नहीं। बस उसकी शादी हुई थी तो अपनी सारी तनख्वाह और बाकी के पैसे वह अपनी मम्मी के पास रखने लगी। इतने अच्छे खासे पैसे देखकर पूजा की भाभीयों का लालच बढ़ता गया और अब उन्हें कुछ भी चाहिए होता तो वह सीधा पूजा से डिमांड करती और पूजा उन्हें महंगी से महंगी साड़ियाँ और मेकअप दिलवा देती। साथ ही अपने भतीजे भतीजियों को भी अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने दिलवाती रहती। भाभीयों के पतियों के यानी कि पूजा के भाइयों के सारे पैसे बच रहे थे। साथ ही साथ भाभियाँ यह भी देख रही थी कि पूजा अपने सारे पैसे उनकी सासू माँ के सुपुर्द करती जा रही है और सासू माँ भी उसे अपने अनुसार घर खर्च में इस्तेमाल करती जा रही है। तो भाइयों के सारे पैसे बच रहे थे। भाभियों की तो ऐश हो गई थी और उन्हें लग रहा था बस सारा जीवन वह इसी तरह से आराम से काटती रहे और अपने पति के सारे पैसे बचाती रहे और पूजा के पैसों पर ऐश करती रहे। पूजा अभी भी बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले काम कर रही थी और कोई पैसे नहीं बचा रही थी, क्योंकि वह खुद को अभी भी कुंवारी समझती थी। गौना नहीं हुआ था उसका, तो ससुराल से कोई भी लगाव नहीं था। उसके हिसाब से उसके पैसों पर सिर्फ और सिर्फ उसके मायके वालों का हक था, उसका खुद का नहीं। इधर मायके वालों के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा इतने पैसों को देखकर। इसी तरह 1 साल बीत गया और पूजा के गौने की तारीख निकालने का वक्त आ गया। पूजा के ससुराल से पूजा के ससुराल वालों के फ़ोन आने लगे कि अब बहू का गौना कर दिया जाए। 1 साल बीत चुका है और पूजा के गौने का वक्त आ चुका है। पूजा के ससुराल वालों का कहना था कि जल्दी से मिल बैठकर गौने की तारीख फाइनल कर देते हैं ताकि पूजा अपने ससुराल आ जाए। पूजा की भाभीयों को लगा अगर पूजा यहाँ से चली गई तो उनके हाथ से इतना ज़्यादा पैसा निकल जाएगा। 1 साल से पूजा के पैसों पर ऐश कर रही थी, वह पैसा उनके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि पूजा का गौना हो। और पूजा तो बेवकूफ़ थी, उसे तो बस अपने मायके से लगाव था। वह यह भी नहीं सोच रही थी कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसे ससुराल भी जाना है। इधर भाभीयों ने पूजा के मन में उल्टी सीधी बातें भरनी शुरू कर दी कि यहाँ तो आपको बहुत आराम से रहती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पता नहीं ससुराल में क्या हाल होगा। 3 जेठानियाँ हैं, 2 कुंवारी ननंद हैं, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी ससुराल में। और पता नहीं क्या क्या बोलकर पूजा को डराती रहती थी। साथ ही साथ वह यह भी बोलती थी यहाँ तो आप अपने पैरों पर खड़ी हैं, पता नहीं वह आप नौकरी कर पाएंगी या नहीं, या वह लोग करने देंगे या नहीं। अभी कम से कम अपने ऊपर है, किसी के ऊपर आश्रित तो नहीं है। मान लीजिए आप ससुराल चली गई और आपकी नौकरी छुड़वा दी गई तो आप उनके ऊपर आश्रित हो जाएंगी। ऊपर से अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी खराब समझिए। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें पूजा के दिमाग में भरने लगी। पूजा को भी यह सब सुनकर बहुत घबराहट होने लगी और उसने अपने मम्मी से बोला, मम्मी कुछ दिन के लिए गौने की डेट को टलवा दो, अभी कुछ दिन और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, अभी मुझे ससुराल नहीं जाना। पूजा की माँ भी इतने दिनों में पूजा के पैसों की आदी हो चुकी थी और उसने पूजा के ससुराल में बात करके गौने 6 महीनों के लिए टलवा दिया। लेकिन आगे फिर वही सब बातें हुई और फिर से गौने की बात चली। इधर पूजा के ससुराल वालों को लग रहा था कि पूजा के मायके वाले जानबूझकर उसका गौना नहीं कर रहे हैं। एक दिन पूजा के पति सौरभ ने उसे फ़ोन किया। आज तक उसने पूजा को फ़ोन नहीं किया था, पर सौरभ उसका पति था तो उसका इतना हक तो था कि वह अपनी पत्नी को फ़ोन कर सकता था। उसने फ़ोन पर पूजा से कहा, क्या तुम्हें ससुराल आने का मन नहीं करता? बार बार तुम गौने की बात को टलवा रही हो। पहली बार पूजा के पति ने पूजा से फ़ोन पर बात की थी। पूजा को अच्छा लगा, बहुत प्यार से सौरभ ने उससे बात की थी तो उसने अपने दिल की बात अपने पति को बता दी कि उसे ससुराल आने से डर लगता है। पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, वह वहाँ पर ठीक से एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। साथ ही साथ उसे यह भी लगता कि कई बार लोग उसकी नौकरी न छुड़वा दे। तो पूजा के पति ने बोला, अरे पागल हो क्या, आज के ज़माने में किसे सरकारी नौकरी मिलती है और हम तुम्हारी लगी लगाई नौकरी क्यों छुड़वा देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे गौने के साथ ही कोशिश करके तुम्हारी नौकरी इसी शहर में ट्रांसफ़र करवा ली जाएगी। नौकरी तो तुम हर हाल में करोगी, पर गौना तो करवाओ। पति की बात से पूजा को थोड़ी तसल्ली मिली और उसने अपनी माँ से बोल दिया कि वह गौने के लिए तैयार है, उसका गौना करवा दीजिए। अब पूजा की भाभीयों को लगने लगा कि पूजा चली जाएगी,
तो उनके हाथ से अच्छी खासी हर महीने आने वाली रकम भी चली जाएगी और उनके अपने पैसे खर्च होने लगेंगे, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन गौने को ज़्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता था, नहीं तो पूजा के ससुराल वालों को शक हो जाता कि वह लोग जानबूझकर पूजा का गौना नहीं होने दे रहे हैं। और पूजा की माँ को भी लग रहा था कि आखिर कब तक बेटी के मायके में रखेंगी, आज नहीं तो कल उसे विदा करना ही पड़ेगा। तो बेटी के पैसों का क्या लालच। वैसे भी आस पड़ोस के लोगों ने और रिश्तेदारों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी पूजा की विदाई को लेकर, और पूजा की माँ ने पूजा के गौने की डेट फिक्स करवा दी। पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अभी उसने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी और सोचा था उसके बाद वह ससुराल के शहर में ट्रांसफर करवा लेगी। लेकिन 2 महीने की छुट्टी धीरे धीरे बीत गई। ससुराल में पूजा को बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे थे, इसलिए पूजा को लगा कि सब कुछ अच्छा है। अब वह जाकर जल्दी से अपने ट्रांसफर की बात कर लेगी और अपने ससुराल वाले शहर में अपनी नौकरी करवा लेगी। थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा और पूजा फिर से नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपने मायके आ गई। इस बार पूजा जब आई तो उसने अपने हाथ थोड़े टाइट कर लिए और उसने अपने पैसे भी अपने पास रखने शुरू कर दिए, ना कि अपनी माँ को दिया और ना ही भाभीियों और अपने भतीजे भतीजों पर अनाप शनाप खर्च किया, क्योंकि इतने दिनों में ससुराल में रहकर उसे समझ में आ गया था कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है और पैसे कितने ज़रूरी होते हैं। अब तक तो वह एक कुंवारी लड़की की जिंदगी जी रही थी, लेकिन विदा होने के बाद उसे गृहस्थी का मतलब समझ में आ गया था और पैसों की बचत करना भी आ गया था। इधर पूजा की भाभीियों को लगा कि उनके हाथ से अच्छा खासा एटीएम मशीन निकल गया। पूजा अपने ससुराल के शहर में ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रही थी। पूजा की भाभियां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। वह पूजा को उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती थी कि तुम्हारे ससुराल वाले इसलिए चाहते हैं कि तुम वहां पर ट्रांसफर ले लो कि वह तुम्हारे पैसों पर मजे कर सके, या तुम्हारे पैसे हैं अपने पास रखना, ससुराल वालों को क्यों दोगी, और यहाँ नौकरी करने में क्या दिक्कत है। पूजा का पति एक फार्मा कंपनी में एमआर था, तो पूजा के मायके वालों का कहना था कि तुम्हारे पति भी तो यहाँ आकर रह सकते हैं और यहीं पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। पूजा ने कुछ नहीं बोला, उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से मायके में उसे थोड़ा आराम भी मिलता था, क्योंकि भाभियां सारा काम करती थी। वह भी इसलिए करती थी कि पूजा के पैसे उन्हें चाहिए थे। पूजा को ससुराल में खुद काम करना पड़ता था। पूजा को लगा कि अगर वह मायके से नौकरी करेगी तो ज़्यादा आराम मिलेगा। हाँ, भाभियां सही तो कह रही हैं, अपने पति को ही बोलती हूँ कि वह यहाँ ट्रांसफ़र करवा ले। और पूजा ने यह बात सौरभ से कही, लेकिन सौरभ इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह बोला, यहाँ मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, अच्छा खासा काम करता हूँ, मैं यहाँ काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, इतना पागल नहीं हूँ कि यहाँ का काम छोड़कर तुम्हारे शहर में जाकर दोबारा से शुरू करूँ। और मैं क्यों तुम्हारे शहर में आऊँ, तुम्हारा ट्रांसफ़र आसानी से यहाँ हो सकता है। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, पर हो जाएगा। तो तुम यहाँ आओ। वैसे भी विदाई लड़कियों की होती है, ना कि दामाद ससुराल में जाकर बसते हैं। और पूजा के पति ने साफ मना कर दिया। पूजा ने बोला, लेकिन मैं यहाँ पर आराम से नौकरी कर पाऊंगी, ससुराल में तो बहुत दिक्कत होगी। तो पूजा के पति ने बोला, वह तो हर लड़की को होती है, मिल बांट कर काम हो जाते हैं। क्या कोई लड़की जिंदगी भर मायके में रहती है? ऐसा कभी तुमने सुना है? ससुराल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। और मायके में भी शादीशुदा लड़की को ज़्यादा दिनों तक इज्जत नहीं मिलती। तुम्हें इज्जत सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम कमा कर ला रही हो और उन पैसों पर तुम्हारी भाभीियों की नज़र है। पूजा का पति इतने दिनों में समझ चुका था कि पूजा के मायके में क्या कुछ चल रहा है, और उसने खुलकर पूजा को यह बात बोल दी। लेकिन पूजा अभी भी अपने मायके से लगाव कम नहीं हुआ था। 2 महीने ही तो वह ससुराल में रहकर आई थी, तो इतनी जल्दी वह अपने मायके वालों को गलत कैसे मान लेती। वह चुप हो गई, उसने कुछ नहीं बोला। शाम को जब भाभीियों ने पूछा कि क्या हुआ, सौरभ यहाँ आने को तैयार हुए या नहीं, तो पूजा ने बोला, नहीं, उनका कहना है कि मैं ही वहाँ जाऊँ। तो पूजा की भाभीियों ने कहा, हाँ, क्योंकि उनकी नज़र आपके पैसों पर है, उन्हें लगता है कि आप कमा रही हो तो उन पैसों को ससुराल में जाना चाहिए। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें पूजा के दिमाग में भर दी। अपने पति की बातों पर पूजा को तो यकीन नहीं हुआ, पर भाभीियों की बातों पर तुरंत हो गया। और पूजा ने सोच लिया कि वह ससुराल में ट्रांसफ़र नहीं करवाएगी, नहीं तो उसके सारे पैसे ससुराल वाले रख लेंगे और सारे काम भी करवाएंगे, साथ ही साथ उसे नौकरी भी करनी पड़ेगी। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ कम से कम आराम से नौकरी तो करती है, घर पर कामों की चिंता तो नहीं होती, ऊपर से अपने सारे पैसे उसके पास रहते हैं। पहले तो वह माँ को देती थी, लेकिन अब वह अपने पैसे खुद रखती है। इधर भाभीियों का सोचना था कि कुछ दिन में वह पूजा को फिर से अपने रंग में उतार लेंगी और फिर से पूजा के पैसों पर ऐश करने लगेंगी। कुछ दिनों के बाद पूजा के पति ने फिर फ़ोन किया कि ससुराल कब आ रही हो, ट्रांसफ़र की बात की या नहीं। पूजा ने बात घुमा दी। तो सौरभ ने बोला, तुम्हारा ससुराल आने को दिल नहीं करता? नई नई शादी हुई है हमारी। पूजा ने बोला, दिल तो करता है, पर क्या करूं, मजबूरी है, नौकरी छोड़ नहीं सकती, तो वहाँ कैसे आऊँ, बार बार लंबी छुट्टी तो मिलेगी नहीं। तो सौरभ ने बोला, तुम ट्रांसफ़र की बात क्यों नहीं करती? पूजा ने बात फिर गोल गोल घुमा दी। सौरभ को समझ में आ गया कि पूजा इतनी आसानी से अपना मायका नहीं छोड़ने वाली, इसलिए उसने भी अब बोलना बंद कर दिया। और फिर लगभग 10 महीने तक पूजा मायके में ही रही।
और उसके बाद 2 महीने की छुट्टी लेकर ससुराल गई और 2 महीने ससुराल में बिताकर फिर से मायके आ गई। अब पूजा ने पूरा मन बना लिया था कि इसी तरह से आ जाकर वह नौकरी करेगी, लेकिन ससुराल में नहीं रहेगी। इस तरह से करीब 2 साल का वक्त बीत गया। उधर पूजा के मायके वाले फिर से पूजा के पैसों पर ऐश करने लगे। पूजा अपने पैसों का 75% अपने मायके वालों पर खर्च कर देती और 25% ही उसके पास बचे रहते। और जब कभी वह ससुराल जाती तो कभी भी वहाँ के बच्चों और जेठानियों के लिए कुछ नहीं लेकर जाती, न ही सास ससुर के लिए लेकर जाती और अपने पति के लिए भी नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ अपने मायके वालों से लगाव था। ससुराल में न वह कभी रही थी, न उसे ससुराल के लोगों से कोई लगाव था। ऊपर से मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ काफी उल्टा पुल्टा उसके दिमाग में भर दिया था। इस तरह करीब 2 साल का वक्त बीत गया। पूजा के ससुराल वालों ने काफी बर्दाश्त कर लिया था, अब उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। एक दिन पूजा के ससुर ने फोन करके पूजा के पिता से बात की और बोला, आप अपनी बेटी को कब तक मायके में रखेंगे? हमारे बेटे के कोई अरमान नहीं है क्या अपनी पत्नी के साथ रहने के, या हमारे कोई अरमान नहीं है अपनी बहू के साथ रहने के? ब्याह को इतना वक्त बीत चुका है और अभी तक हमारी बहू मायके में ही है। 2-2 महीने के लिए कभी कभी आती है। या कौन सी शादी हुई? या तो आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए मायके में ही रख लीजिए और हमारे बेटे को आज़ाद कीजिए, ताकि हम उसकी दूसरी शादी करवा सके, क्योंकि हमारा बेटा शादीशुदा होते हुए भी कुंवारे लड़कों की तरह जिंदगी जी रहा है। क्या उसकी अपने पत्नी के साथ रहने के कोई अरमान नहीं है? ना उसे पत्नी का साथ मिला, ना ही कोई आराम। अभी भी उसके सारे काम उसकी माँ कर रही है। कब तक उसकी माँ करेगी और भाभियाँ करेंगी? भाभियों के भी अपने परिवार है। पत्नी के होते हुए भी वह बिना पत्नी के रहता है। आपको बात समझ में आ रही होगी, आप भी एक पुरुष है। इस तरह से मैं मेरे बेटे का जीवन खराब नहीं कर सकता। आप सोच समझ लीजिए कि आगे क्या करना है। काफी कड़े शब्दों में पूजा के ससुर ने पूजा के पिता से बात की। पूजा के पिता ने सारी बातें अपने घर में बताई। सुनकर पूजा अंदर तक हिल गई कि वह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसने सौरभ को फोन लगाया तो उसने भी वही बातें बोल दी। जो पति इतना प्यार करता था पूजा को, वह इतने कड़े शब्दों से पूजा से बात करेगा, यह पूजा सोच नहीं सकती थी। पति ने साफ साफ बोल दिया कि मेरे पापा ने कुछ गलत नहीं कहा। शादीशुदा होते हुए भी मैं अभी तक कुंवारे लड़कों की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी पत्नी होते हुए भी मैं अकेला रहता हूँ। तुमने किस घर में देखा है कि शादी होने के बाद भी लड़की अपने मायके में ही सालों से रह रही है? क्या तुम्हारे पति के साथ रहने का मन नहीं करता? क्या हमें अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाना? क्या मैं तुम्हारी नौकरी के लिए अपना जीवन खराब कर दूं? क्या मुझे अपने भविष्य के लिए नहीं सोचना? क्या मुझे अपने भविष्य में हमारे बच्चे नहीं चाहिए? क्या मुझे मेरा परिवार नहीं चाहिए? क्या मैं कमाता नहीं हूँ जो तुम्हारी नौकरी इतनी जरूरी हो गई है? और ठीक है, नौकरी जरूरी भी है, तो मैं नहीं कह रहा कि तुम नौकरी छोड़ दो। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि इस शहर में ट्रांसफर करवा लो। और अगर मान लो नहीं भी होता तो मैं इतना सक्षम तो हूँ ही कि अपनी पत्नी और परिवार का खर्च अच्छे से उठा सकता हूँ। और अगर तुम अपने ससुराल नहीं आ सकती तो हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जीवन गुजारना संभव नहीं है। पूजा को अपने पति से उम्मीद थी, पर उसने भी कड़े शब्दों में अपने पिता वाली बात ही दोहरा दी और पूजा ने फोन रख दिया। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूजा के घर में सब परेशान थे, क्योंकि इस बार बात काफी बिगड़ चुकी थी। लेकिन फिर इतने दिनों से पूजा के पैसों पर ऐश करने की उन्हें आदत भी पड़ चुकी थी। पूजा के भाइयों के सारे पैसे बच रहे थे, घर खर्च भी पूजा के पैसों से चल रहा था। तो एक बार फिर उसके मायके में सबका लालच जाग उठा और सबको लग रहा था कि पूजा तो अपने पैरों पर खड़ी है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी, नौकरी छुड़वाना तो बेवकूफ़ी होगी। और उन्होंने तुरंत पूजा के कानों में इन सब बातों को डाल दिया और वह बाद में बदनाम ना हो, इसलिए उन्होंने सारा फैसला पूजा पर छोड़ दिया। लेकिन हाँ, अच्छे से पूजा का ब्रेन वॉश कर दिया ताकि कल को उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए और कुछ भी हो तो वह यह कह सके कि यह तो पूजा का खुद का फैसला है और पूजा ने उन्हें कोई इल्ज़ाम ना दे सके। पूजा ने काफ़ी सोचा विचारा और आखिर उसके मायके वालों का पलड़ा ही उसके लिए भारी निकला और पूजा ने मायके से ही नौकरी करने का फैसला किया और अपने पति को अपना फैसला बता दिया। सौरभ ने आखिरी बार पूजा से पूछा कि हम तुम्हें नौकरी छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे शहर में ट्रांसफ़र करवा सकती हो, उसमें जितना भी वक्त लगेगा उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन पूजा के मन में ससुराल के प्रति इतनी नफरत भर दी गई थी, साथ ही साथ यह बात भर दी गई थी कि वह लोग सिर्फ उसके पैसों के लिए उसे वहाँ पर रखना चाहते हैं कि पूजा ने बोला नहीं, वह नौकरी करेगी तो अपने मायके वाले शहर में ही करेगी, और यदि उसका पति उसके साथ रहना चाहता है तो उसे उसके मायके वाले शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके लिए उसका पति किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था और उसने बोला मेरा भी कोई आत्मसम्मान है और मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। बहुत कोशिश की तुम्हारा साथ देने की, लेकिन तुम किसी भी कीमत पर समझने को तैयार नहीं हो और अब मैं अपने जीवन से और समझौते नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। जब तुम कोई समझौते करने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं ही हर समझौता क्यों करूँ? इससे तो अच्छा होगा कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। पूजा को उम्मीद नहीं थी कि सौरभ ऐसा बोलेगा, लेकिन पूजा ने भी तो हद कर रखी थी और कोई इंसान भगवान तो नहीं हो सकता, उसकी भी एक सहन शक्ति होती है।
कुछ दिनों के बाद पूजा और उसके पति का तलाक हो गया, क्योंकि पूजा किसी भी कीमत पर ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। उसकी भाभीियों को अब मन में शांति थी कि अब पूजा पूरे जीवन भर वहीं रहेगी और उसके सारे पैसे उनके होंगे। बहुत ख्याल रखती थी वह पूजा का, किसी भी तरह से उसे परेशान नहीं होने देती ताकि वह खुश रहे और उसे लगे कि उसका फैसला सही था, ना कि पूजा ने बहुत बड़ी गलती की है। और वह बीच बीच में उसे समझाती भी रहती कि वह तो अपने पैरों पर खड़ी है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है और किसी के ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि वह तो घर के खर्चे भी उठा लेती है, तो उसका जीवन तो आसानी से कट जाएगा। और पूजा के माँ बाप भी मन ही मन यह सोचते रहते कि क्योंकि वह हर महीने अच्छे खासे पैसे घर में दे देती है, तो भाभीियों को उसके रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर बेटियां तो माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बेटे और बहू की अपेक्षा, तो हमारा बुढ़ापा भी आराम से कट जाएगा। सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे और पूजा के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। और खुद पूजा, जिसे कि अपने बारे में सोचना चाहिए था, वह अपने दिमाग पर पत्थर डालकर बैठी थी। अब पूजा और उसका पति अलग हो चुके थे। पूजा अब अपने ऑफिस जाती और घर आती तो भाभीियाँ और बच्चों के साथ वक्त बिताती, टीवी देखती, कभी कभी भाभीियों के साथ घूमने निकल जाती और इसी तरह से वक्त बीत रहा था। लेकिन धीरे धीरे पूजा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। पास पड़ोस के लोग पूजा को ताना मारने लगे कि देखो, नौकरी के लिए पति को छोड़ दिया, देखते हैं अकेले कैसे जिंदगी काटेगी। भाई भाभीियों को अपने बच्चों, अपने परिवार में खुश देखती तो उसे लगता काश उसका भी कोई अपना परिवार होता, अपना पति, अपने बाल बच्चे होते। अब पूजा को कभी कभार लगता काश उसने यह फैसला नहीं लिया होता। रिश्तेदार भी पीठ पीछे पूजा के बारे में उल्टी सीधी बातें करते, जो कहीं न कहीं से पूजा के कानों में पहुंच ही जाती और वह बहुत दुखी होती। लेकिन उसके मायके में सब खुश थे, क्योंकि सबके स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। इसी तरह से करीब 15 वर्ष का वक्त बीत चुका था। पूजा की उम्र भी अब करीब 42 साल की हो चुकी थी और उसकी उम्र उसके चेहरे पर झलकती थी। शुरू में भाभीियाँ उसका जितना करती थी, अब उसे कोई नहीं पूछता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तो पूजा दोबारा कभी शादी करेगी नहीं और उसकी उम्र भी इतनी हो चुकी है कि दोबारा उसकी शादी होने वाली भी नहीं। अब तो हर हाल में वह मायके में ही रहने वाली है और उसके पैसे खुद ब खुद हमारे पास ही आते रहेंगे, तो क्या ज़रूरत है उसकी ज़्यादा खातिरदारी करने की। और अब बात बात पर पूजा की भाभीियाँ ताना मारने लगी। पूजा कुछ भी काम बोलती तो भाभीियों का सीधा जवाब होता, आप खुद कर लो, हमारे पास वक्त नहीं है, आपके पास तो कोई और काम है नहीं, ना बाल बच्चे हैं, ना परिवार है, तो अपना काम तो आप खुद ही कर सकती हो। पता नहीं और क्या क्या उल्टी सीधी बातें भाभीियाँ पूजा को सुना देती। कभी कभी पूजा यह सारी बातें अपनी माँ से बोलती तो उसकी माँ भी यही बोलती कि भाभीियाँ गलत थोड़ी ना बोल रही हैं, उनके पति हैं, बच्चे हैं, तो वह बहुत बिजी रहती है, तुम्हारा क्या है, तो अब तुम अपने काम खुद कर लिया करो। पूजा को अब अपने घर में रहना भारी पड़ रहा था, हर कोई उसे बुरा बर्ताव कर रहा था, उसे बहुत खराब लगता था। उसे लगता था कोई भी इस घर में उसका अपना नहीं है। उसके भतीजे भतीजे भी अब बड़े हो चुके थे और वह पूजा को कुछ नहीं समझते थे। हाँ, जब पैसों की जरूरत पड़ती तो वह सीधा बुआ के पास आते और बुआ से कहते हमें इतने 1000 रुपए दे दो, यह काम है, और वह चुपचाप अपने पैसे दे देती, क्योंकि उसे पता था पैसे नहीं देने पर उसे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। पूजा को अब कभी कभी लगता कि उसने जिंदगी का बहुत गलत फैसला ले लिया, पर वह किससे क्या कहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन पूजा अपने ऑफिस के काम से अपने ससुराल वाले शहर गई हुई थी और ऑफिस का काम निपट जाने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चली गई, क्योंकि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया और मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र सौरभ पर गई, यह अपने पूर्व पति पर, क्योंकि उसका तलाक हो चुका था। उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर सौरभ एक औरत और 2 बच्चों के साथ बैठा हुआ था। बच्चे सौरभ से जिद कर रहे थे कि पापा पापा हमें पिज्ज़ा खाना है, और वह बोल रहा था हाँ बेटा ज़रूर खाएंगे, ऑर्डर किया हुआ है, बस आ रहा होगा। और उसकी पत्नी बोल रही थी बच्चों तुम लोग हल्ला मत करो, पापा को परेशान मत करो। और वह लोग एक फैमिली सेल्फी क्लिक कर रहे थे। पूजा यह सब कुछ मैगजीन के पीछे से देख रही थी और उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सौरभ की दूसरी पत्नी है और उसके बच्चे हैं। एक अच्छा परिवार बन चुका था सौरभ का, और पूजा आज खुद को देख रही थी, कोई नहीं था उसका अपनी ज़िंदगी में, अकेली थी वह और एक पैसा कमाने वाली मशीन थी। और वह पैसे भी उसके अपने नहीं थे, बल्कि दूसरों के ऊपर खर्च हो रहे थे। अपना कहने को उसका था ही कौन। और यही सब सोच सोच कर पूजा की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी काश उस वक्त उसने अपने पति की बात मान ली होती तो आज उस औरत की जगह वह होती। तब तक पूजा की कॉफ़ी आ गई और वह कॉफ़ी पीने लगी। सौरभ अपनी पत्नी के साथ सेल्फी में लगा हुआ था कि एक फोटो में कॉफ़ी पीती हुई पूजा भी क्लिक हो गई, क्योंकि वह उसके ठीक पीछे वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। फोटो में पूजा को देखकर सौरभ अवाक रह गया और वह अपनी पत्नी को पूजा की फोटो दिखाने लगा। कुछ सोचकर दोनों पति पत्नी पूजा से मिलने उसके टेबल तक गए। उन्हें देखकर पूजा हड़बड़ा गई और खड़ी हो गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तब सौरभ ने ही पूछा क्या हुआ पूजा, आपने दूसरी शादी नहीं की क्या, आप अकेली हैं? पूजा ने बोला हाँ मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो सौरभ ने बोला मुझे पता था कि आपका यही होने वाला है, क्योंकि आपके मायके वाले ने आपको ऐसा ही बना दिया था
कि आप अपने दिमाग से काम ले ही नहीं रही थी, क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों पर थी और आज भी वह आपके पैसों पर ऐश कर रहे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में अकेली हैं। वह तो आपका हाल देखकर ही लग रहा है। और अगर उस वक्त मैं आपकी बात मानता तो आज मैं भी अपनी ज़िंदगी में अकेला होता, क्योंकि आप अपने मायके में रहती और मैं अपने घर में, और मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह वीरान हो जाती। लेकिन उस वक्त मैंने एक कड़ा फैसला ले लिया, क्योंकि आपको समझा पाना मुश्किल था। मिलिए, यह है मेरी पत्नी, इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। पूजा ने बहुत मुश्किल से उसकी पत्नी की ओर नजर उठाई। बहुत सलीके से बांधी हुई साड़ी, मांग में भरा हुआ सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, यह सब कुछ देखकर पूजा को आज अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी सौरभ ने बोला, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मेरी पत्नी भी नौकरी करती है और अपने ससुराल में रहकर ही नौकरी करती है और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा परिवार चल रहा है हमारा, हमारे 2 बच्चे भी हैं, बहुत खुश हैं हम अपनी ज़िंदगी में। यह खुशी आपकी भी हो सकती थी, मगर आपने अपना दिमाग चलाया होता तब, लेकिन आप तो अपने अक्ल पर पत्थर डालकर बैठी थी। खैर, अब पुरानी बातों से कोई फायदा नहीं, वह बातें करके मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, बस आपको देखा तो आपसे मिलने चला आया। खैर, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। और यह कहकर सौरभ और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ वहाँ से चले गए और पूजा उन्हें जाते हुए देखती रह गई। आज सौरभ ने जो कुछ भी बातें कही पूजा को अच्छे से समझ में आ रही थी, लेकिन उस वक्त उसे समझ में नहीं आ रही थी जब वह उसे समझाना चाह रहा था। पूजा बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी किसने बर्बाद की है। हालांकि उसकी खुद की गलती थी, लेकिन ब्रेन वॉश किसने किया यह उसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था। पूजा को यह भी समझ में आ चुका था कि अब तो उन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ या मरूँ, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उन लोगों के लिए। तो अब मेरे पैसों पर भी उन लोगों का कोई हक नहीं, अब मैं कुछ कड़े फैसले लूंगी। यह सोचकर पूजा घर चली गई और अगले ही दिन पूजा ने अपने ऑफिस में एक दूर के शहर में ट्रांसफ़र के लिए अर्जी डाल दी और कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र एक काफ़ी दूर के शहर में करवा लिया, उसके मायके से काफ़ी दूर। अब उसके मायके वहाँ में सबको लगने लगा कि पूजा चली जाएगी तो उनके हाथों से पैसा भी निकल जाएगा, क्योंकि उन्हें तो अब तक यही लग रहा था कि पूजा की उम्र इतनी हो चुकी है कि वह कहीं नहीं जाने वाली, झक मारकर यहीं रहेगी और उनके इशारों पर नाचेगी, उनके ताने सुनेगी, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं। और पूजा ने अब कुछ और ही सोच लिया था और उसने काफ़ी दूर के शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। पूजा के घर वालों ने बहुत कोशिश की उसे फिर से बरगलाने की, पर पूजा ने इस बार कड़ा फैसला ले लिया था और उसने बोला कि जो गलती मैंने आज से 15 साल पहले की थी वह गलती मैं दोबारा नहीं करने वाली। बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में और तुम सब ने मिलकर मेरी ज़िंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम सब ने सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। लेकिन इस पे तुम लोगों की गलती नहीं थी, बेवकूफ़ मैं थी, मेरी गलती थी। तो तुम लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे भी अक्ल दी थी, पर मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया और तुम लोगों के समझाए पर चलती रही। भाभियाँ तो फिर भी पराए घर से आई थी, लेकिन माँ बाप तो अपने थे, पर उन्हें भी सिर्फ अपना स्वार्थ दिखा। किसी के पास पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं था। न ही किसी ने सोचा था कि पूजा इस तरह से इतने सालों के बाद इस घर से चली जाएगी। पूजा ने बोला, अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। पूजा ट्रांसफ़र लेकर दूसरे शहर में जा चुकी थी। उसने अपने घर पर मदद करने के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली थी, जो कि घर के सारे काम करना और खाना बनाना भी करती थी। और उसकी एक छोटी बेटी थी, जो कि पूजा के जीवन का सहारा बन गई थी। मेड अकेली थी, उसका पति काफ़ी सालों पहले गुजर चुका था और वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। पूजा भी जब इस शहर में आई तो वह उसके पास काम मांगने के लिए आई थी, और जब उसने उसकी पूरी कहानी सुनी और यह पता चला कि वह अकेली है, तो पूजा ने उसे अपने घर पर काम पर रख लिया। बहुत ही ईमानदारी से काम करती थी वह। कुछ दिनों में ही पूजा को समझ में आ गया था कि वह बहुत सीधी सादी ईमानदार सी महिला है, इसलिए पूजा ने उसको उससे और उसकी बच्ची से बहुत लगाव हो गया और पूजा ने उन्हें अपने घर में ही रहने की जगह दे दी। वह और उसकी बेटी पूजा के साथ ही रहने लगे। पूजा ने उसकी बेटी का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया और उसकी बेटी को अपनी बेटी समझकर पालने लगी। पूजा ने सोचा कि अपना परिवार तो उसने नहीं बसाया, लेकिन उसकी वजह से किसी और का परिवार संवर जाए तो उसे भी एक सहारा मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अपना जीवन तो पूजा ने बिगाड़ लिया था, पर इस बच्ची को वह जीवन की सारी खुशियाँ देगी और वही उसके जीवन का सहारा होगी, ऐसा पूजा ने सोच लिया था।